नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में इस समय, उत्तर प्रदेश क्या बल्कि कहा जाए तो देश की सियासत में कई सारे बदलाव हैं वो बहुत तेजी से दिख रहे हैं। एक नई सियासी तस्वीर जो है वो बनती हुई दिख रही है। एक समय था जब इंडिया गठबंधन का सूत्रपात हो रहा था, और जिस समय इंडिया गठबंधन जो है वो एक आकार ले रहा था, उस समय पर जिस तरीके से एक भरोसा बढ़ा था, अब वो बीच में एक वो भरोसा थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ दिख रहा था, जब थोड़ा सा दुराव दिखने लगा कुछ दलों में। लेकिन अब एक बार फिर से दल जो है वो साथ आने लगे हैं। दिल एक बार फिर से मिलते हुए देखे जा रहे हैं। कहीं पर सीटों का बंटवारा फाइनल हो रहा है, कहीं पर नए नेताओं का साथ में जुड़ने का सिलसिला भी दिखाई देने लग गया है। इन सारी तस्वीरों के बीच में उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि कहा यह जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरता है। बिना उत्तर प्रदेश को जीते जो है वो दिल्ली का सिंहासन नहीं मिल सकता, दिल्ली की सत्ता नहीं मिल सकती किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को। ऐसे में अब ये जो नई सियासी तस्वीर बन रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा तय हो जाना भी है, कितना इंपॉर्टेंट है सर? ये तस्वीर जो है वो क्या संदेश दे रही है अब? नहीं रामप्रकाश जी, एक पक्ष की तो आप डिस्कस कर रहे हैं, जरा दूसरे पक्ष में डिस्कस कीजिए। एनडीए गठबंधन में कितनी समस्याएं हैं? क्या एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है? ये क्या पता चल गया है संजय निषाद जी को कितने सीटें मिलेंगी, राजभर जी को कितनी मिलेंगी, अनुप्रिया पटेल को कितनी मिलेंगी? क्या ये तय हो गया है? बिहार के अंदर तय हो गया है क्या? क्योंकि जो पता चला है, जनता दल यूनाइटेड की 6-7 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें बीजेपी हड़पना चाह रही है। चिराग पासवान जो है वो इंडिया गठबंधन में आना चाह रहे हैं, और आपने कांग्रेस और सपा का नाम लिया, राजा भैया। फिर विजय शंकर तिवारी के बेटे विजय शंकर तिवारी के यहाँ जिस प्रकार ईडी सीबीआई की रेड हुई है, और जिस प्रकार से वहां पे काजल निषाद पहुंची हैं, तो वहां पे निषाद प्लस ब्राह्मण प्लस ठाकुर, जो पूरा एक प्रकार का बीजेपी का वोट बैंक था, वो खिसक गया है। और जो महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे हैं, शिंदे साहब भी सारी सीटें लड़ना चाहते हैं, अजीत पवार भी लड़ना चाहते हैं, और बीजेपी भी सीट नहीं छोड़ना चाहती है। सिर्फ फुटअव्वल तो मची हुई है एनडीए में। असल में गोदी मीडिया ने डिस्कस कर करके इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, एनडीए गठबंधन पे तो कोई बात कर ले भाई। इन्होंने सीट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, कैंडिडेट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, स्पष्ट कैंडिडेट सामने आने लगे। और जिस प्रकार की देखिए सोशल इंजीनियरिंग 2014 में अमित शाह जी ने की थी, उसी प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने यूपी में कर दी है। अब देखिए, आप एनालाइज कीजिए, कितने यादव कैंडिडेट हैं, कितने शाक्य हैं, कितने उसमें कुर्मी हैं, कितने उसमें पासी हैं, कितने। और फिर देखिए उन्होंने संजय चौहान को भी अपने साथ ले लिया, केशव मौर्य को भी अपने साथ ले लिया। तो नॉन यादव बैकवर्ड और नॉन जाटव दलित जिनको बीजेपी ने हड़पा था, वो सारा का सारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा दिया इन्होंने, अखिलेश यादव ने। तो पूरा का अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, असल में ये कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं बना कि ऊपर के नेता चाह रहे थे, ये कॉम्बिनेशन इसलिए बना है कि जनता का दबाव है। जनता का दबाव बहन जी पे भी है। अब बहन जी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में 4 बीजेपी के साथ लड़ने को तैयार हैं, 6 जो है इंडिया गठबंधन में लड़ने को तैयार हैं। तो बहन जी के लिए भी कांग्रेस ने कह दिया कि हमारे पास आ जाइए, दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। जयंत चौधरी, छोटे चौधरी अलग परेशान है, वो निकल तो लिए, उन्हें मोदी जी में दिखाई पड़ रही थी चौधरी साहब की छवि, अब वो छवि उनको दिखाई पड़ रही है जो पंजाब के अंदर हो रहा है। मैं तो राम प्रकाश जी कहूंगा, आपके किसी दोस्त को गाजा में और इजराइल के अंदर युद्ध देखने की इच्छा हो, कैसे युद्ध होता है, या इजराइल और यूक्रेन, वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कैसे होता है, वो जरा पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे चला जाए, उसी प्रकार का दृश्य है। बिल्कुल एक पक्ष बिल्कुल चुपचाप गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से बैठा है, और एक जो है रात में आके उनकी ट्रकें तोड़ देता है, जीप तोड़ देता है, गोली मारता है, शुभकरण सिंह की हत्या कर देता है। मतलब बिल्कुल एक प्रकार का, जैसे इजराइल ने पैलेस्टीन पे आतंक मचा रखा है, उसी प्रकार का आतंक हरियाणा ने पंजाब पे मचा रखा है। जी सर, अभी जयंत चौधरी का जिक्र आ गया, मायावती को लेकर के भी बात हुई, अभी मायावती पर मैं सब आगे आऊंगा। जयंत चौधरी का जिक्र चूंकि आपने किया सर, जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से चले तो गए हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में अभी भी शामिल हुए हैं ऐसा लग नहीं रहा है। तो क्या माना जाए, वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी या अभी वापस उनके आने के आसार हैं? और अगर वो वापस आते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन उनको शामिल करेगा?
नहीं, अब वो अखिलेश यादव भी मस्ती ले रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आ जाओ, दरवाजे खुले हुए हैं। यादव, राजनीति में तो बड़ी मुश्किल है ना, दरवाजे खोलते भी इसीलिए हैं कि अगले का मजाक उड़ा लें। अब जयंत चौधरी ने अपना मजाक खुद उड़ा लिया। अब खुद सोचिए आप भाई, इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि किसानों की कॉल थी 13 तारीख की, और किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता, अगर राहुल गांधी ने भी मस्ती ले ली, राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारी सत्ता आई तो हम एमएसपी की गारंटी दे देंगे। अब बताइए, कोई भी समझदार आदमी, मान लीजिए रामप्रकाश जी आपकी भी 150 बीघा जमीन होती या होगी, मुझे नहीं पता है कि नहीं, अगर है जमीन और कह रहा राहुल गांधी मैं गारंटी दे रहा हूं एमएसपी की, अरे तो ये आपके पास कोई किसान के पास जिसके पास भी थोड़ी जोत है या बड़ी जोत है, वो इंडिया गठबंधन को वोट कैसे नहीं देगा? अच्छा, राहुल गांधी मान लीजिए नहीं देते, मान लीजिए वो मोदी जी की तरह जुमला दे देते हैं, तो अरे दिल्ली आके फिर बैठ जाइएगा। अच्छा, हाईकोर्ट भी कह रहा है कि इनको जाने दो, कह रहे नहीं ये बस से आए। अरे बस से आए यार, तुम रास्ते तो तुमने रोक रखे हैं भाई, बोल्डर्स तुमने लगा रखे हैं, कीलें तुमने गाड़ रखी हैं, सड़कें तुमने खोद रखी हैं, और वो बस क्या हवाई जहाज की तरह उड़ के थोड़ी आती है, बस भी तो सड़क पे चलती है, सड़कें तुमने रोक रखी है। मतलब इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति पूरे विश्व में बना दी है हमारी। हर जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, कहीं कोई रोक नहीं रहा है। और यहाँ इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे लगता है हरियाणा पुलिस वाले जो हैं वो युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे बॉर्डरिंग स्टेट तो पंजाब है, उनको लड़ना है पाकिस्तान से। तुम तो यार एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ राजस्थान है, तुम अपना मस्ती से बीच में बैठे हो और वहां आके तुम प्रैक्टिस कर रहे हो गोली चलाने की पंजाब वालों पे। अरे पंजाब भी हिंदुस्तान का पार्ट है, हरियाणा भी हिंदुस्तान का पार्ट है। वहां पे मणिपुर में युद्ध करा दिया, अब यहाँ पंजाब हरियाणा में युद्ध करा रहे हैं, नॉर्थ साउथ में युद्ध करा रहे हैं। तो मतलब युद्ध कराने की विदेशियों से नहीं कर रहे हैं ये प्रैक्टिस, ये अपने ही देश में गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, वापसी की बात जो मैंने जिक्र किया, भाजपा जिसको कह देती कि इनके लिए मेरा दरवाजा बंद है, वो सब भाजपा में आ जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए अमित शाह साहब ने कहा कि भाई इनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे हमारे बंद हैं। नीतीश कुमार साहब चले गए, वो सत्ता में है। और इसी तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। तमाम सारे नाम अगर लिए जाएंगे तो वो लंबी हो जाती है लिस्ट, अब तो नाम लेना बहुत ठीक नहीं रह जाता है। तो लेकिन इसके उलट लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि जयंत के लिए दरवाजे खुले हैं। तो जो दरवाजे बंद जिनके लिए हैं उनको लिया जाएगा, या जिनके लिए दरवाजे खुले हैं उनको लिया जाएगा? ये मतलब एक तरह का विलोम है। बीजेपी कहती है बंद है इसका माने खुले हैं, ये लोग कहते हैं खुले हैं इसका माने बंद है। देखिए, वास्तविकता ये है कि इन लोगों ने अपनी स्थिति, राजनीति में इतने माहिर लोगों ने अपनी स्थिति इतनी खराब कर दी। और आपको राम प्रकाश जी खबर होगी, खबर यह है कि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं, और ये कांग्रेस हेडक्वार्टर में ये बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। ज्यादातर कांग्रेसी चाहते हैं कि इनको आने दिया जाए, बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, अपनी सीट जिता देंगे। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैं आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों को कांग्रेस में नहीं लूंगा। बीजेपी ले लेती है। आज बीजेपी की अगर आप देखें, आधे चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, और आधे मिनिस्टर। और राज्यसभा में अभी कौन कौन गया? एक देवड़ा साहब गए, वो गए हैं, अशोक चौहान गए हैं, इधर आरपीएन सिंह गए हैं, सब कांग्रेसी गए हैं। अब ये कांग्रेसी लोग हैं भाई। ये अगर कांग्रेस होना ही इतना बड़ा पाप था तो सारे पापी तो अपने आप ने ले लिए। अच्छा, जो बच गए वो असली कांग्रेसी हैं, क्योंकि वो डरे नहीं। अच्छा, केजरीवाल साहब ने अलग खेल कर दिया है कांग्रेस के साथ मिलके। हर जगह इतना बढ़िया सूद समझौता हुआ है, और एनडीए गठबंधन में समझौता हो नहीं पा रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। अकाली दल ने भी छोड़ दिया, एआईडीएमके ने भी छोड़ दिया, टीडीपी भी पकड़ेगी, साथ नहीं पकड़ेगी, फिर बाद में इलेक्शन के बाद वो इंडिया गठबंधन में आ जाएगी। मतलब हर तरफ से बैड न्यूज है इंडिया, इनके लिए, एनडीए गठबंधन के लिए। और ये पंजाब के अंदर जो कर रहे हैं, ये आंदोलन बढ़ेगा, पूरे देश में फैल रहा है। जो किसान संगठन इसमें नहीं थे शामिल, वो भी जिस प्रकार का अत्याचार और निनाचार देख रहे हैं, उनपे भी उनकी जनता का प्रेशर है कि आंदोलन में गांधीवादी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। तो एनडीए ने, मोदी जी ने, वास्तविकता में खट्टर साहब ने जो बची खुची गुंजाइश थी उसको खत्म कर दिया। जी, आपने दल बदल का जिक्र किया, तो मैं एक लाइन में एक जल्दी से जानकारी दर्शकों के लिए बता दूं कि जो एडीआर का आंकड़ा है वो कहता है कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो करीब 1000 से ज्यादा नेताओं ने जो है वो दल बदल किया है।
उसमें से सबसे ज्यादा 600 से ज्यादा नेता जो है वो कांग्रेस सहित तमाम दलों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। मतलब भाजपा जो है दल बदलुओं का एक तरीके से अड्डा बन चुकी है। और तमाम राज्यों, जब हम राज्यों की बात कर रहे थे जो अभी अखिल सर आंकड़ा दे रहे थे, उसमें 7 ऐसे राज्य हैं जिनका प्रतिनिधित्व, जो भाजपा का प्रतिनिधित्व है वो कांग्रेस से गए नेताओं के हाथ में है। चाहे वो हम असम की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, ऐसे तमाम 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें जो प्रतिनिधित्व है भाजपा का वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से आए हुए नेता के या किसी दूसरे क्षेत्रीय दल से निकल करके आए हुए नेता ही उसका प्रतिनिधित्व उन राज्यों में कर रहे हैं। अखिल सर, मैं उत्तर प्रदेश की ओर लौटता हूं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो बसपा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज भी, एज इट इज अगर बात होती है तो। मायावती का खामोश रहना, मायावती का शांत रहना क्या कुछ इशारा कर रहा है? किसके साथ है मायावती बेसिकली अगर हम देखें तो? देखिए, बहन जी के लिए ये श्रेयस्कर है कि वो जल्दी निर्णय ले लें कि उनको मोदी जी के साथ जाना है या मोदी जी के विरुद्ध जाना है। किसी भी आदमी को ये पता है कि अगर थर्ड फोर्स की तरह बहन जी लड़ेंगी तो वो 2-4% वोट से ज्यादा नहीं पाएंगी, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर वो इंडिया गठबंधन में चले जाए तो अच्छा है, अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाए तो अच्छा है। और क्योंकि उन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए आधे लोग जो है बीजेपी साइड में जा रहे हैं और आधे लोग जो है वो इंडिया साइड में जा रहे हैं। वही जैसे शोले का आपने डायलॉग सुना होगा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। अरे यार, दोनों तरफ चले जाएं तो आधे एमपी तो उधर चले गए, आधे एमपी इधर चले गए। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा मान लीजिए बहन जी जो है, जैसे उन्होंने असेंबली इलेक्शन में किया, सपा को हरा दिया, मान लीजिए इंडिया गठबंधन को हराने का प्रयास करें और तब भी इंडिया गठबंधन जीत जाए, तो ये जो फाइलें दबी हुई हैं, फाइलें खुल नहीं जाएंगी जब इंडिया गठबंधन शासन में आ जाएगा। या अगर एनडीए गठबंधन में शासन में आ जाएगा तो उसके बाद क्या फिर ब्लैकमेलिंग बंद कर देगा क्या? तो आपके लिए श्रेयस्कर है जब आपके एमपी आपके साथ नहीं जा रहे, जब आपकी जनता वोटर आपके साथ नहीं जा रहा, तो इंडिया गठबंधन आइए, मुकाबला कीजिए, चैलेंज लीजिए, और अगर जीत गए तो आपको बहुत बड़ा पद भी मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि आपकी वजह से ये गठबंधन जीतेगा। तो मुझे बहन जी का पहली बार अपने उसमें राजनीतिक विश्लेषण में बहन जी की राजनीति मुझे समझ में नहीं आया। अभी तक मैं समझता था कि बहन जी बहुत परिपक्व नेता हैं, बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत समझदार नेता हैं, लेकिन इस समय मेरे को उनकी राजनीति समझ में नहीं आ रही। सर, आपने फाइलों का जिक्र किया, कहा यह जाता है कि मायावती के ऊपर एजेंसियों का दबाव है जिसकी वजह से वो भाजपा का साथ उनको अंदर खाने जो है वो देना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या जो मायावती का मौन है, उस मौन को सहमति इंडिया गठबंधन के लिहाज से नहीं माना जा सकता है कि भाई हम आपका विरोध, आपके साथ नहीं खड़े लेकिन आपका विरोध नहीं कर रहे हैं? तो मौन सहमति के तौर पर भी तो माना जाता है। भाई उनकी मजबूरी है कि वो एनडीए नहीं छोड़ सकती हैं, भाजपा के विरोध में जाकर के इंडिया ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, लेकिन खामोश रह करके और अंदर खाने मदद तो कर ही सकती हैं। नहीं, ये वो तो देखिए, जब बहन जी अगर मान लीजिए थर्ड फोर्स की तरह लड़ती हैं और कैंडिडेट्स घोषित करती हैं, उसी से पता चल जाएगा किसका समर्थन करना चाहती हैं। भाई कैंडिडेट तो खड़ा करेंगी ना। जब सपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा में हराया गया, कैंडिडेट्स के देख के बात स्पष्ट समझ में आ गई कि उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे सपा को हराने के लिए, सारे मुसलमान और यादव कैंडिडेट्स थे। अच्छा, ये तो है नहीं कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगी, कैंडिडेट तो खड़े करेंगी ना। अगर आप समान कैंडिडेट खड़े करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आप बीजेपी को हराना चाहती हैं। अगर आप मुसलमान और यादव कैंडिडेट खड़ा करेंगे, स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि आप सपा को हराना चाहती हैं। तो पता तो चल जाएगा ना। देखिए, विश्लेषण तो हम लोग करते आए हैं, तो विश्लेषण जितना हम कर लेंगे कि आपका असली टारगेट कौन है, लेकिन आप बेनिफिशियरी कैसे होंगी। भाई अगर मान लीजिए आपको 3% वोट मिला, ये बीजेपी वो बीजेपी है जो अकाली दल को खा गई, जो शिवसेना को खा गई, जो जेडीयू को खा गई। अब नीतीश कुमार की भी राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रही। भाई जब गए थे लालू यादव के पास तो जाके कहा था कि बीजेपी हमें खा रही है, हमारी पार्टी तोड़ रही है। अच्छा देखिए, अब डेलिकेट पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि आरजेडी जेडीयू का जो अलायंस था उसमें अगर 10-5 जेडीयू के विधायक तोड़ भी चले जाते तो सरकार ना गिरती। अब आप सोचिए, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और जेडीयू की जो सरकार थी उसमें 170 के करीब वो थे विधायक, 160 170, 10-15 टूट भी जाते, अंतर ना पड़ता, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते। आज जो ये सरकार बनी है इसमें 128 लोग हैं
122 सही है, थिन मेजॉरिटी है। जहां मिनिस्टीरियल एक्सपेंशन करेंगे 10 जेडीयू विधायक जो है रिजाइन कर देंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो आपने एक स्थिर सरकार से अस्थिर सरकार चुन ली। तो उनकी भी राजनीतिक समझ मुझे समझ में नहीं आ रही, बहन जी की भी राजनीतिक समझ में। भाई आप क्लियर कट ज्वाइन कर लो, रिस्क लो। अगर मैं तो ये कह रहा हूं अगर एनडीए के साथ जाना है तो चली जाओ, इंडिया अलायंस में जाना है तो चली जाओ। ये जो फेंस सिटर और इसको नुकसान उसको नुकसान, मान लीजिए इंडिया अलायंस और 99% चांस है इंडिया अलायंस जीत जाएगा। आप राम प्रकाश जी बताइए, दिल्ली में 7 में 7 सीट बीजेपी जीती थी, 37% वोट थे। अब इस बार पोलराइज्ड इलेक्शन है, क्लियर कट है कि दिल्ली के अंदर 7 में से 5 या 6 सीटें इंडिया अलायंस जीत जाएगा। वही हरियाणा में स्थिति है, हरियाणा में 10 में 10 जीते थे। जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों ने पंजाब के साथ इस समय पुलिस ने किया है, हरियाणा के अंदर भी क्रोध पनप रहा है। वहां भी 5-6 सीटें बीजेपी हार जाएगी। सीटें कम करनी है 30, यहाँ 15-20 सीटें तो इन्हीं 2-3 स्टेट में कम हो रही हैं। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने नहीं। तो मेरे ख्याल से बहन जी अच्छा निर्णय लेंगी और उसके बाद पता चलेगा कि वास्तविकता में वो किसको फायदा पहुंचा। मौन रहने से नहीं चलेगा, कैंडिडेट के घोषित करने से पता चलेगा आप किसको डेंट करना चाहते हैं। जी, एक नाम और है सर इस समय जो सुर्खियों में है, स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से मुखर थे, भाजपा का जो हिंदुत्व का मुद्दा था उसके अगेंस्ट में कई सारी चीजें उन्होंने, कई सारी बातें उठाई जो भाजपा के लिहाज से काफी भाजपा को मुफीद नहीं दिख रही थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा के साथ भी नहीं है, अपनी अलग पार्टी बना ली है उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य अब कितने अहम रह गए हैं और नई पार्टी के साथ वो जो है उनका भविष्य किधर जाता हुआ दिख रहा है, वो किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसान होते दिखेंगे? देखिए अभी तक जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टेटमेंट दिया है और इंडिकेशन दिया है, स्टेटमेंट नहीं इंडिकेशन दिया है, उन्होंने कहा मैं अलग पार्टी बनाऊंगा लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ रहूंगा। उससे मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं कि हो सकता है अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की अंडरस्टैंडिंग से काम हुआ हो, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे थे उस वजह से रामचरितमानस पे और बाकी जो कह रहे थे उससे बीजेपी उनको अटैक कर रही थी। अच्छा बीजेपी उनको ले नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी अगर ले लेगी तो सारा राम मंदिर का श्रेय खत्म हो जाएगा। रामचरितमानस के खिलाफ वो बोले तो बीजेपी में जा नहीं सकते। अच्छा अखिलेश यादव के साथ है नहीं, तो ये भी लोग नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को रखती है जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं। अब वो नेक्स्ट फ्रंट बनाते हैं और एक अलग पार्टी बनाते हैं, लेकिन एक समाज में तो उनकी अपील है ना भाई। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो मौर्य समाज है उसके अंदर उनकी अपील है, समण समाज में उसके कंट्रडिक्शन में अपील है। रामचरितमानस पे कोई समण नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन दलित समाज को उसके बारे में इतना उसे परेशानी नहीं है, क्योंकि वो शूद्र गंवार, शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वहीं से तो बवाल शुरू हुआ है। अब वो इंटरप्रिटेशन चाहे सवर्ण कुछ देते रहे, लेकिन जो दलित समाज है वो उससे पीड़ित है। तो उनकी अपील एक समाज में है, लेकिन वो अलग पार्टी बनाने से उन्होंने अखिलेश यादव की दुविधा भी खत्म कर दी और बीजेपी उनको ले नहीं सकती, कि लेगी तो बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएंगे वो। जी, एक चीज और है, जिस समय सर इस समय जब एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ अभी उत्तर प्रदेश के अंदर युवा सड़क पर हैं, जिस तरह जो भर्ती में पेपर लीक हुआ उसको लेकर के, हालांकि वो भर्तियां अभी तो निरस्त कर दी गई, इसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार पेपर लीक के मामले होते रहे, तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जो है खामोश रहते हैं। राहुल गांधी जब काशी में पहुंचते हैं तो वो युवाओं को लेकर के एक बात कहते हैं, उस बात को प्रधानमंत्री फिर जो है कहते हैं कि भाई राहुल गांधी हमारे काशी के, हमारे प्रदेश के युवाओं को जो है वो नशेड़ी कह रहे हैं। तो इस तरीके की ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये कितना अहम है और क्या भारतीय जनता पार्टी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एक माहौल बन रहा था कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के फेवर में, तो इस तरीके की बयानबाजी उनको नुकसान दे सकती है, भाजपा के फेवर में जा सकती है ये बयानबाजी इस तरीके की? देखिए असली मुद्दा जो सोचने वाला है वो ये है राम प्रकाश जी, जो असली मुद्दा है जो मैं समझता हूं किसी भी देशभक्त के लिए, मेरे जैसे आपके जैसे देशभक्त के लिए, हमें दो दृश्य देखिए आप कैसा देश 2024 के बाद चाहते हैं। जो आज ये हरियाणा पंजाब के बीच में हो रहा है, जो पेपर लीक उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जो आईआईटी बीएचयू के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो कांड लड़की के साथ किया है, जो मणिपुर में हुआ है, आपको ऐसा भारत देखना है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा भारत हो
जिसमें एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में घुस के किले गाड़ दे और बोल्डर्स लगा दे और गोली चला दे, या मोहब्बत का देश चाहते हैं? तो विकल्प अब ये क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी युवा पीढ़ी के अंदर जो अडानी पोर्ट से ड्रग्स आती है वो कहां जा रही है? आखिर कोई तो कंज्यूम कर रहा है ना। तो मैं एज ए बुजुर्ग, एज ए टीचर अपनी युवा पीढ़ी से कहता था क्लास के अंदर कि भैया एक कसम खा लो यार, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, ये ड्रग्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अगर तुम ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए तुम्हारे माता पिता परेशान हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर ये ड्रग्स यूज तो हो ही रही है हिंदुस्तान में, कोई कह दे कि ड्रग्स यूज नहीं हो रही है तो बात दूसरी है। आप चले जाइए किसी जगह पे, वहां गांजा वांजा चरस वो बिल्कुल अपना चलता रहता। तो ये हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य है जनता को और युवाओं को बताना कि इस चक्करों में मत पड़ो बेटा, देश के लिए तुम्हारी जीवन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि आप ऐसा निरंकुश शासन चाहते हैं जो किसी की सुनता नहीं है। किसी बिल लाता है वापस ले लेता है, मोटर व्हीकल लाता है वापस ले लेता है, मैथी को एसटी देता है वापस ले लेता है, तमिलनाडु के और कर्नाटका के और केरला के चीफ मिनिस्टर जंतर मंतर पे एड्रेस करते हैं, जो मेडल जीतने वाली लड़कियां उनको सड़कों पे घसीटता है, जिसके खिलाफ आरोप लगाती है वो पार्लियामेंट में मूंछें तान के बैठता है। तुम्हें देश कैसा चाहिए, ये है असली मुद्दा। अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस नहीं आती, अग्निवीर योजना आ जाती है, 21 साल में बच्चा रिटायर हो जाता है। ये इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण वातावरण का देश तुम्हें चाहिए, या जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित नॉर्थ साउथ 142 करोड़ लोग मिलजुल के रहें? तो असली मुद्दा ये है। अब वो मैं भी कहता हूं यार कि शराब मत पियो यार, तुम ये सिगरेट मत पियो, पान मत खाओ, ये ड्रग्स मत लो, इसमें क्या बुरी बात है? ये मैं कहता हूं, कहना भी चाहिए, किसी बुजुर्ग को कहना चाहिए। और मुझे कोई मिल जाएगा ड्रग्स खाता हुआ, 2 थप्पड़ मारूंगा लेकिन माता पिता भी बेचारे निरी क्या करें? आप बच्चे में गलत आदत ना पड़े इसके लिए कोई भी कहना चाहिए, किसी को भी कहना चाहिए नशेड़ी मत बनो। इसमें क्या गलत बात कह दी अगर किसी ने कह भी दिया तो? जी, निश्चित तौर पे ये मुद्दे अहम हैं और युवाओं को इन सारी चीजों से सजग रहना ही होगा। अन्यथा की स्थिति में जो परिकल्पना हमारे देश की जाती है और हमारे जो भविष्य है, ये सारे खतरे में हैं। तो इन सब चीजों से तो हर हाल में युवाओं को दूर रहना होगा, तभी शायद आप जागृत हो पाएंगे और तभी आप जो पाना चाहते हैं वो पा पाएंगे। और देश भी एक जो हमारे देश की इमेज है उस हिसाब से चलेगा, क्योंकि युवा ही देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।